एलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व करे जाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने डार्विन, ऑप्शन बी एफ बेटिंग, ऑप्शन सी लैमार्क या फिर ऑप्शन डी लुई पास्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एफ बेटिंग। तो याद रखिएगा कि जो इंसुलिन हार्मोन है, ये हमारे अग्न्याशय ग्रंथि, जिसे हम पैनक्रियास कहते हैं, इससे निकलता है। और याद रखिएगा इसकी खोज एफ बेटिंग के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने यकृत, ऑप्शन बी पीयूष, ऑप्शन सी थायराइड या फिर ऑप्शन डी थाइमस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थायराइड। दोस्तों, याद रखिएगा कि यहाँ पर आपसे तीन तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि है। अगर आपसे पूछते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा यकृत ग्रंथि है। जो कि यहाँ पर अंतस्रावी शब्द लग गया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है ऑप्शन सी सही है, थायराइड ग्रंथि। अगर आपसे पूछा जाता कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि है। यानी कि तीन क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत ग्रंथि है। दूसरा क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि है। और तीसरा क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 11 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 1 जुलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 अप्रैल। तो याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पारा युक्त जल पीने से मछलियों में कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने मिनी माता, ऑप्शन बी वाइल, ऑप्शन सी लोहा मेहता या फिर ऑप्शन डी ड्रॉपसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ड्रॉपसी। तो याद रखिएगा कि पारा युक्त जल पीने से मछलियों में ड्रॉपसी रोग हो जाता है। और अगर मनुष्यों की बात की जाए तो उनमें मिनी माता रोग हो जाता है। याद रखिएगा कि गंदे पानी की वजह से वाइल रोग हो जाता है, और बॉडी में लोहे की अधिकता होने पर तो याद रखिएगा लोहा मेहता रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने पर्यावरण, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन से विज्ञान या फिर ऑप्शन डी समाज सेवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विज्ञान। तो याद रखिएगा कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो दिया जाता है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा हानिकारक परावैंगनी किरणें कौन सी हैं? ऑप्शन आपके सामने है UVA, ऑप्शन बी UVC, ऑप्शन सी UVB। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी UVC। तो याद रखिएगा कि जो ओजोन मंडल में जो UVA, UVB और UVC पाया जाता है, इसमें ये अल्ट्रावायलेट किरणें जो C होती है, ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। अगर ये हमारी बॉडी पर पड़ेगा तो हमारी मौत भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन, जल पुरुष उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने सलीम अली, ऑप्शन बी कैलाश सांगला, ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह या फिर ऑप्शन डी रामदेव मिश्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह। तो याद रखिएगा कि जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पक्षी पुरुष किसे कहा जाता है, तो सलीम अली को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो कैलाश सांगला को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है, याद रखिएगा रामदेव मिश्र को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लावणी छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा कि जो छऊ नृत्य है ये झारखंड का नृत्य है, बिल्कुल सही है। गरबा नृत्य गुजरात का है, बिल्कुल सही है। करगम नृत्य तमिलनाडु का है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो लावणी नृत्य है इसका संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है बल्कि महाराष्ट्र से है। अगला क्वेश्चन, भूकंप का उद्गम केंद्र क्या कहलाता है?
ऑप्शन आपके सामने क्रिएटर, ऑप्शन बी अधिकेंद्र, ऑप्शन सी कालडेरा या फिर ऑप्शन डी भूकंप मूल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूकंप मूल। दोस्तों जो पृथ्वी होती है, जिस भाग से भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप मूल यानी कि फोकस कहा जाता है, और जहां पर सबसे पहले इसका प्रभाव देखने को मिलता है उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है यानी कि एपी सेंटर कहा जाता है। याद रखिएगा कि भूकंप का उद्गम केंद्र भूकंप मूल या फिर फोकस कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किस मृदा का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाने से होता है? ऑप्शन आपके सामने काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। तो याद रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाने से होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रेगुड़ मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है, याद रखिएगा काली मिट्टी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने समताप मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल या फिर ऑप्शन डी अयन मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य मंडल। तो याद रखिएगा कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्य मंडल होती है, और याद रखिएगा कि तारों का टूटना और उल्का पिंड का गिरना जैसी जो घटनाएं होती है वो मध्य मंडल में ही होती है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने साइरस, ऑप्शन बी ध्रुव तारा, ऑप्शन सी चंद्रमा या फिर ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो याद रखिएगा कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है और पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे अपघटक में नहीं रखा गया है? ऑप्शन आपके सामने जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु। तो याद रखिएगा कि जीवाणु को और कवक को अपघटक के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन विषाणु को नहीं रखा गया, क्योंकि विषाणु तभी एक्टिव होते हैं जब ये किसी सजीव में प्रवेश करते हैं, क्योंकि जो अपघटक होते हैं वो मरे हुए जानवरों को या मरी हुई चीज़ों को खाते हैं और उनमें कोई भी जान नहीं होती है, इसलिए विषाणु उनमें एक्टिव नहीं हो पाते, यानी कि विषाणु को अपघटक के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने हिमालय, ऑप्शन बी रॉकी, ऑप्शन सी एंडीज या फिर ऑप्शन डी कॉसियुस्को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंडीज। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, और याद रखिएगा कि ये दक्षिणी अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग का निवारक अम्ल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक अम्ल। तो याद रखिएगा कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? ऑप्शन आपके सामने 2 मिनट, ऑप्शन बी 4 मिनट, ऑप्शन सी 15 मिनट या फिर ऑप्शन डी 20 मिनट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 मिनट। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने नील नदी, ऑप्शन बी कोलोराडो, ऑप्शन सी इरावती या फिर ऑप्शन डी अराकानियोमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलोराडो। तो याद रखिएगा कि जब बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में से नदियां गुजरती है बहुत गड्ढा बना के, तो उसी को ग्रैंड कैनियन कहा जाता है, क्योंकि याद रखिएगा कि कोलोराडो का मतलब होता है, कोलोराडो जो होती है नदियां ये बहुत गड्ढे में होती है और ये अमेरिका में है, और याद रखिएगा कि जो ग्रैंड कैनियन है ये कोलोराडो नदी पर है। अगला क्वेश्चन, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन आपके सामने बलित, ऑप्शन बी प्राचीन, ऑप्शन सी उथला या फिर ऑप्शन डी शंकुरूपी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलित। तो याद रखिएगा कि जो हिमालय पर्वत है ये नवीन बलित पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम रेशा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने नायलॉन, ऑप्शन बी रेयॉन, ऑप्शन सी रबड़ या फिर ऑप्शन डी आइसोप्रीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेयॉन। तो याद रखिएगा कि रेयॉन को ही कृत्रिम रेशा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो प्राकृतिक रबड़ होते हैं ये किसके बहुलक होते हैं, याद रखिएगा आइसोप्रीन के बहुलक होते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बायोडीजल फसल है? ऑप्शन आपके सामने चीड़, ऑप्शन बी जेट्रोफा, ऑप्शन सी महोगनी या फिर ऑप्शन डी सागौन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेट्रोफा। तो याद रखिएगा कि जो जेट्रोफा है ये एक बायोडीजल फसल है। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है?
ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप या फिर ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका। तो याद रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप में से ही कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों होकर गुजरती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है, याद रखिएगा अफ्रीका को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। तो याद रखिएगा कि जो जगन्नाथ मंदिर है ये उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चैत्रा भूमि किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने जगजीवन राम, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समाधि स्थल को ही चैत्रा भूमि के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजघाट किसके समाधि स्थल को कहा जाता है, याद रखिएगा महात्मा गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सरसों के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। दोस्तों याद रखिएगा कि सरसों के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो राजस्थान है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने शारदा नहर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी कुनार नहर या फिर ऑप्शन डी गोकुल बैराज नहर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर। तो याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। अगला क्वेश्चन, ताजे मूत्र में गंध किसके कारण आती है? ऑप्शन आपके सामने यूरिनॉड, ऑप्शन बी यूरोक्रोम, ऑप्शन सी अमोनिया या फिर ऑप्शन डी यूरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनिया। तो याद रखिएगा कि ताजे मूत्र से जो गंध आती है वो अमोनिया की गंध आती है। याद रखिएगा कि जो हम मूत्र त्यागते हैं वो मूलतः यूरिया होता है, लेकिन जब उसमें बैक्टीरिया की अभिक्रिया होती है तो अमोनिया में चेंज हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, याद रखिएगा यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रेस का फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन आपके सामने टंगस्टन, ऑप्शन बी गैलियम, ऑप्शन सी नाइक्रोम या फिर ऑप्शन डी अभ्रक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइक्रोम। तो याद रखिएगा कि जो विद्युत प्रेस होता है इसमें जो तार लगे रहते हैं वो नाइक्रोम के होते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है आपको बताना है? ऑप्शन आपके सामने नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा या फिर ऑप्शन डी काला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काला। तो याद रखिएगा कि जो RGB यानी कि जो रेड, ग्रीन और ब्लू यानी कि नीला, लाल और हरा, ये तीन रंग जो होते हैं ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं और काला यहाँ पर प्राथमिक रंग नहीं है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 24 दिसंबर, ऑप्शन बी 24 मार्च, ऑप्शन सी 24 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 जनवरी। तो याद रखिएगा कि 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है और याद रखिएगा कि इसे 2018 से मनाया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने सुंदर पिचाई, ऑप्शन बी विजय भाटकर, ऑप्शन सी एनेक्सीमीटर या फिर ऑप्शन डी उदय कुमार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विजय भाटकर। इसे याद रखिएगा कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, याद रखिएगा परम है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, याद रखिएगा सिद्धार्थ है। अगला क्वेश्चन, कहाँ काम करने वाले को सफेद फुफ्फुस रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने सीमेंट उद्योगों में, ऑप्शन बी कोयला उद्योगों में, ऑप्शन सी कागज उद्योगों में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीमेंट उद्योगों में। तो याद रखिएगा कि सीमेंट उद्योगों में काम करने वाले लोगों को सफेद फुफ्फुस रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्रैकिंग गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है HCl, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी NO2 या फिर ऑप्शन डी मीथेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड को ही क्रैकिंग गैस कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मार्श गैस किसे कहा जाता है, याद रखिएगा मीथेन को ही मार्श गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी?
ऑप्शन आपके सामने है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946 या फिर ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के अंदर बताना है। आज की वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।